Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवमोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं भी परेशान ना होना पड़े। करंट अफेयर्स की ऐसी श्रृंखला लेके चल रहे हैं जो आपके प्री में भी काम आने वाला है, मेंस में भी काम आने वाला है। और कैसे काम आने वाला है कि पूरी नोट्स आपको बना के दे रहे हैं कि कैसे स्टेटमेंट आएगा और उस स्टेटमेंट से कैसे आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताते चले। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि विश्व में हम देखने वाले हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत कैसे भूमिका निभा रहा है। आईएमएफ की कौन सी रिपोर्ट आई है जिससे पता चला है कि भारत का योगदान वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है, और कैसे भारत विश्व की जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है उसमें एक प्रयास और एक कर रहा है और एक छलांग और लगाई है उसने। तो इसी पर आज चर्चा करने वाले और देखने वाले हैं कि आपके प्री और मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो साथ ही देखते चलेंगे कि एक साथ और आपको बता दें कि आप जैसा कि जानते हैं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट एजुकेटर जरूरी है। और यहाँ पर अनअकैडमी में आपको एक नहीं कई बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि पैसों की समस्या की वजह से बच्चों को एडमिशन लेने में दिक्कत होती है। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। आपको कुछ नहीं करना, आप ईएमआई बेस पर एडमिशन ले सकते हैं और आप एडमिशन कराने के लिए आप देख सकते हैं कि बहुत सस्ते ईएमआई से आपके कोर्सेज शुरू हो सकते हैं। इससे भी सस्ते ईएमआई हैं, आपको मैं जो बता रहा हूँ कि इससे भी सस्ता आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। बस आपको अप्लाई करना है शिव 5 कोड, जो कि आपको डिस्काउंट दिलाएगा। जितना ज्यादा आपको अनअकैडमी डिस्काउंट देगी उतना ही ज्यादा आपको शिव 5 कोड से, मान लीजिए अनअकैडमी आपको किसी एग्जाम के लिए 5,000 रुपया डिस्काउंट दे रही है, तो आपका एक्स्ट्रा जो 5,000 रुपया डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, उसी 5 कोड लगाने से मिल जाएगा और आपकी डबल बचत हो जाएगी। तो ये पक्का है कि आप आसानी से बेस्ट एजुकेटर के साथ यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। इसको ध्यान में रख के चलना है। तो चलिए अगला देखते हैं हमारा कि आपको क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको बेस्ट एजुकेटर्स के साथ तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर 3 सिलेक्शन में से एक सिलेक्शन अनअकैडमी से। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ पे देखिए बेस्ट रैंक के साथ यहाँ पर आपको दिख जाएंगे जो सिलेक्टेड है। तो इसको ध्यान में रखना है कि बिल्कुल 100% आप आराम से चीजें कर सकते हो और आसानी से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपको बस क्या करना है, अप्लाई करना है शिव 5 कोड, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट मिला, क्योंकि त्योहारों में वैसे भी मोर देन 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपने दोस्तों यारों जो भी रिश्तेदार है उनको सब्सक्रिप्शन तो चलिए हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा टॉपिक है वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की स्थिति। हिंदू में छपी हुई न्यूज है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और द हिंदू की न्यूज, साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज आपके बहुत काम की होती है, आप जानते हैं। तो इसी से हम देखने वाले हैं कि इस न्यूज में क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, आईएमएफ, जिसके अनुसार क्या कहा है कि वैश्विक आर्थिक विकास में भारत के योगदान में 2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। बहुत बड़ी बात हो रही है कि पूरे विश्व के आर्थिक विकास में, ठीक है, भारत 2% की वृद्धि करने वाला है, क्योंकि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि के कारण अगले 5 वर्षों में यह योगदान जो 16% अभी है, इससे बढ़कर 18% हो जाएगा। नहीं, ऑलरेडी भारत, ठीक है, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में कितना योगदान करता है, तो ऑलरेडी भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 16% का योगदान दे रहा है। और यह बढ़कर, ठीक है, अगले 5 साल में कहां पहुंच जाएगा, अगले 5 साल में यह बढ़कर 18% हो जाएगा, यानी 2% की बढ़त देखने को मिलेगा। आपको इसे 2% बहुत ही कम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी समझने जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही बड़ा योगदान है। 2% माने बहुत ही बड़ा योगदान है। बस इसको समझ के चलना। आईएमएफ के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली। बात करें आगे की, और क्या कहा आईएमएफ ने। तो आईएमएफ ने बताया कि भारत की अनुमानित वृद्धि में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से होंगे जिसकी वजह से यह 2% का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा योगदान होगा। तो बात करें सबसे पहले मानसून की बात। मानसून के मौसम के दौरान कुल वर्षा 19 से 6% कम रही इस बार, अगस्त में 36% कम वर्षा के कारण। लेकिन इनकी स्थानिक वितरण व्यापक रूप से समान रहा और 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 29 में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हुई। और यह बहुत ही एक कारक उपलब्ध होगा। जैसे कि क्या होता था कि कहीं पर ज्यादा वर्षा हो जाती थी और कहीं पर कम। ज्यादा और कम के चक्कर में क्या होता था, कुछ क्षेत्रों में अच्छी कृषि हो जाती थी, बाकी क्षेत्रों में नुकसान हो जाता था। लेकिन इस बार भले ही थोड़ा सा कम बारिश देखी गई, 6% कम बारिश देखी गई, लेकिन इसका है, इसका वितरण वितरण यानी कि बारिश होने का एरिया जो है वो व्यापक रूप से समान रहा, यानी लगभग लगभग सभी राज्यों में हुई। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें से अगर 36 आप लिख रहे हैं तो क्या है, 28 आपके राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, ठीक है, ये यूटी है। तो यहाँ पर
29 में, ठीक है, सामान्य से अधिक बारिश हुई या सामान्य बारिश हुई, और ये अच्छे लक्षण है जिसकी वजह से कम कृषि में वृद्धि हुई। वही बात करें एसबीआई के मानसून प्रभाव सूचकांक जो कि स्थानिक वितरण पर विचार करता है का मूल्य 89.5 रहा, जो वर्ष 2022 में पूर्व मौसम सूचकांक मूल्य 60.2 से व्यापक रूप से बेहतर है। आप सोच के देखिए कि 2022 में क्या हालात थे, 2022 में ये मात्र 60.2 था, यानी बहुत ही कम था, और इस बार देखिए बढ़कर कितना हो गया, इस बार 89.5 रहा, और यह बहुत ही अच्छी वृद्धि दिखा रहा है। मानसून प्रभाव सूचकांक निकालता है एसबीआई, स्थानिक वितरण देखता है कि कैसे मानसून का प्रभाव किस किस स्थानों पे कैसा रहा, उस आधार पर निकालता है, और इस बार का जो मूल्य रहा है वो 89.5 रहा है, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, इसको समझ के चलना। ये क्या करेगा, यह आपके जो परसेंट का अनुमान लगाया गया कि वृद्धि होगी उसमें योगदान करेगा कहीं ना कहीं। बात करें पूंजीगत व्यय पर निरंतर बल, चालू वर्ष 2023 के पहले 5 माह के दौरान बजटीय लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में राज्यों का पूंजीगत व्यय जो है 25% रहा, जबकि केंद्र के लिए यह 37% था, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है और नवीनीकृत पूंजी सृजन को दर्शाता है, और यह बहुत ही अच्छा है। पिछली बार कितना था, राज्यों का पूंजीगत व्यय 25% था और केंद्र का 37% रहा है 2023 के 5 माह के दौरान, पहले 5 माह के दौरान। ये दिखाता है कि ठीक है, पूंजी का सृजन हो रहा है, यानी कि पूंजी आ रही है, और ये अच्छी बात है। वही बात करें नई कंपनियों का पंजीकरण भी हो रहा है, देश में नई कंपनियों का सुदृढ़ पंजीकरण विकास के मजबूत इरादों को दर्शाता है। अगर बात करें वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में लगभग 93,000 कंपनियां पंजीकृत, सोचिए कितने स्टार्टअप, 93,000 कंपनियां पंजीकृत होते हैं, जबकि इससे पूर्व 5 वर्ष तक यह की संख्या केवल 59,000 थी, यानी 5 साल में, ठीक है, मात्र 59,000 थी। मात्र इस बार अगर आप देखें कि 2023-24 के, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं कहा जा रहा है, मात्र छमाही मतलब का मतलब 6 मंथ के अंदर, ठीक है, 6 महीने के अंदर आप देखिए तो उस 6 महीने में 93,000 कंपनियां बनी हैं, और ये रजिस्टर हो रही हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है कि भारत एक विकास के मार्ग पे अग्रसर है, और ये बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है। ये भी क्या करेगा, उस 2% की वृद्धि में मदद करेगा, और भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में बिल्कुल फायदा पहुंचाएगा। साथ ही एक और खास बात है कि दिलचस्प यह है कि नई कंपनियों का औसत दैनिक पंजीकरण वर्ष 2018-19 में 395 से बढ़कर 2023 में 622 हो गया, यानी 58% की वृद्धि देखी गई, कि पहले एक दिन में अगर देखा जाए नई कंपनियां कितनी, लगभग 395 डेली बेसिस पे आती थी, और ये बढ़कर कितना हो गया इस समय अगर देखेंगे तो हो गया 622, यानी कि 58% की वृद्धि देखी जा रही है, और ये बहुत ही बड़ी बात है। ऋण वृद्धि की बात करें कि वर्ष 2022 की शुरुआत से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। सितंबर माह तक कुल जमा में 13.2% और ऋण में 20% की वृद्धि हुई है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में त्योहारों के दौरान ऋण मांग मजबूत बनेगी, यानी कि लोन अच्छा खासा लोग ले रहे हैं, भर भी रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम भी आपका अच्छा हो रहा है, और जैसे जैसे त्योहार आएंगे तो इसकी मांग में और भी ज्यादा। आप देखिए बहुत सारी चीजों के लिए लोग लेते हैं, होम लोन लेते हैं त्योहारों में, ठीक है, गाड़ियों के लोन लेना, अपने कुछ शादी ब्याह होती है उसके लिए लोन, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण किया जा रहा है, कैसे, ऋण में हुई इस वृद्धि का श्रेय पिछले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण को दिया जाता है। बिना किसी पूर्व क्रेडिट इतिहास वाले लोग तेजी से बैंकिंग प्रणाली के साथ संलग्न हो रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो नए अकाउंट खुले हैं। आप देखिए जनधन से भी बड़ा फायदा हुआ, नए अकाउंट खुल रहे हैं लगातार, और ये एक ऐसे अकाउंट है जो कभी बैंक से कोई संलग्नता ही नहीं रही, कभी बैंकों से जुड़े ही नहीं थे, नए अकाउंट तेजी से खुल रहे हैं, बैंकिंग प्रणाली में शामिल हो रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से। आप देखिए कि आजकल ऑनलाइन का भी बड़ा प्रचलन चला है, उसके माध्यम से भी बहुत सारे बैंक अकाउंट खोले जा रहे हैं, तो ये सब देखिए कि बड़ा अच्छा हो गया, एक सिस्टम अच्छा चल रहा है। पिछले 9 वर्षों में जोड़े गए नए क्रेडिट खातों में लगभग 40% ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई पूर्व क्रेडिट इतिहास नहीं था। इसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर देखा जाए तो जनधन का ही है। जनधन योजना जो चली थी सबके लिए अकाउंट खोलने के बाद, उसमें सबसे ज्यादा योगदान इसका, जिसमें से 40% अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई पूर्व क्रेडिट यानी कभी कोई बैंकिंग सिस्टम से कोई लेना देना ना रहा। यह समूह वृद्धिशील ऋण वृद्धि में कम से कम 10% का योगदान करते हैं। आप सोचिए कि आप जो, ठीक है, वृद्धिशील ऋण वृद्धि में लगभग 10% का जो ये वृद्धि हो रही है ऋण देने में, ऋण लेने में 10% का योगदान, ये जो 40% लोग हैं जो कि कभी बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड नहीं थे, उनका है।
साथ में कहा जा रहा है कि अनुमानित वृद्धि हासिल करने में भारत के समक्ष चुनौतियां क्या क्या आने वाली हैं, क्योंकि फायदा तो हमने देख लिया कि क्या क्या पहुंचा रहा है, लेकिन चुनौतियां भी देखना है। तो मांग में कमी, कम आय में वृद्धि हो रही, उच्च मुद्रास्फीति है, आप देखें इन्फ्लेशन की भी स्थिति, बेरोजगारी और कोविड-19 महामारी के प्रभाव जैसे विभिन्न कारकों के कारण भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग या तो स्थिर रही है या कम हो गई है, क्योंकि ऑब्वियस है कोरोना काल में बहुत लोगों की नौकरियां गई, बहुत ही परेशानियां हुई, बेरोजगारी की दर छोटी चली गई, इन्फ्लेशन की स्थिति बनी और कम आय में वृद्धि हुई। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको भी सुधार करना पड़ेगा। इससे अर्थव्यवस्था में उपभोग और निवेश का स्तर प्रभावित हुआ तथा सरकार के लिए, ठीक है, संप्राप्ति कम हुई। ठीक है, यानी कि संपत्ति की बात करें, ठीक है, अर्थव्यवस्था में उपभोग नहीं हो रहा है, निवेश भी नहीं हो रहा है। ऑब्वियस है पैसा रहेगा तब आदमी उपभोग करे। उपभोग का मतलब क्या है कि यूज कर रहा है, सामान खरीदना, लेना, ठीक है, अलग अलग जगहों पे जाना, सर सब, यानी पैसा खर्चा करना। और निवेश करने का मतलब कि कुछ नया सृजन करना, कुछ नया बनाना, ठीक है, उसमें भी पैसे लगते हैं, जिससे सरकार का फायदा होता है टैक्सेशन के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं एक तरह से कम हुआ है। बात करें अगर बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी की तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई। विकास तो हो रहा है लेकिन ये बहुत ही बड़ी समस्या है। कोविड-19 महामारी की स्थिति और खराब कर दिया, क्योंकि कई व्यवसाय बंद हो गए, उन्होंने अपना परिचालन कम कर दिया, जिससे नौकरियां कम हुई। और ये आप देखें कोविड-19 में बड़ी परेशानी, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए, बहुत सारे लोग जो बिजनेस में थे उन्होंने बिजनेस छोड़ ही दिया, बहुत सारे लोग जो नौकरियों में थे वो निकाले गए। और वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में बेरोजगारी दर 4.1% थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रख के चलना है, कभी कभी ये दर पूछ लेता है डायरेक्टली स्टेटमेंट के माध्यम से। साथ में ये सबसे बड़ी समस्या, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अव्यवस्थित बुनियादी ढांचा। अभी हम आपको शहरीकरण के बारे में पढ़ा रहे थे, उसमें इसको पूरा बताया था कि भारत में सड़क हो गया, रेलवे हो गया, बंदरगाह हो गया, विद्युत हो गया, जल और स्वच्छता जैसे व्यवस्थित बुनियादी ढांचे का अभाव है, जो इसके आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा डालता है। कहाँ पे, चाहे सड़कों का विकास करना हो, चाहे रेलवे का विकास करना हो, बंदरगाहों का विकास करना हो, चाहे विद्युत का पहुंच लोगों तक पहुंचाना हो, जल तक पहुंचाना है, स्वच्छता की बात हो जाए, इसमें व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बुनियादी ढांचा होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं अभाव दिखता है और यह बहुत ही बाधा डालेगा आगे बढ़ने में। विश्व बैंक के अनुसार भारत का बुनियादी ढांचा अंतर लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। यानी लचीला बुनियादी ढांचा लोगों के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। और इसलिए देखिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाए गए तो बहुत सारे फायदे भी हुए। ठीक है, ओपन डिफेक्शन फ्री वाला कॉन्सेप्ट चल हुआ, ऐसे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से इसको कंट्रोल किया जा सके। बात करें आगे की भुगतान संतुलन का अव्यवस्थित होना, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है इसे। भारत लगातार चालू खाता घाटे से जूझ रहा है, जिसका अर्थ है कि इसका आयात इसके निर्यात से अधिक है। यानी कि बेच तो हम खूब रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट ज्यादा कर ले रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, भुगतान संतुलन सही नहीं हमारा। यह विदेशी वस्तुओं सेवाओं विशेषकर तेल और सोने पर इसकी निर्भरता तथा निर्यात की न्यून प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। यानी कि आप बात करें तो क्या सबसे ज्यादा हम आयात करें, तेल में बहुत ज्यादा आयात कर रहे हैं, सोने में बहुत ज्यादा आयात करें, इस वजह से कहीं ना कहीं ये दिक्कत पैदा हो। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 के दौरान भारत के निर्यात एवं आयात में क्रमशः देखा जाए तो निर्यात कितना था 6.59% और आयात 3.63% की कमी आई है। इस गति को देखते हुए वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल होगा। इस बात को ध्यान में रखने की बात हो रही है कि आपको ये और अच्छे से प्रयास करना पड़ेगा ताकि आप वहां तक पहुंच सके जहां तक आप प्रयास करें। साथ में और एक समस्या जो है भू राजनीतिक तनाव, सीमा विवादों सहित भारत के भू राजनीतिक संबंध यानी क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं और संभावित रूप से आर्थिक संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। भारत लगातार चल रहे युद्धों और संघर्षों सहित वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के प्रति संवेदनशील है। आप देखिए रसिया यूक्रेन में वार चल रहा है, कहीं ना कहीं इसराइल और अभी हमास के युद्ध के फिलिस्तीन और लेबनान भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे खाड़ी देशों से भी अलग अलग संबंध लोग के बन रहे हैं और ये बहुत सारी चीजें देखिए कहीं ना कहीं इनकी वजह से कहीं ना कहीं भारत भी प्रभावित होगा, जिससे कच्चे तेल की मुद्रास्फीति तथा आपूर्ति में कमी हो सकती है। ईंधन की कमी ऑब्वियस है आपके यहाँ पे परेशानी बढ़ाएगा। साथ में क्षेत्रीय स्थिरता, कहाँ पे क्षेत्रीय स्थिरता हो पाएगी, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, दोनों परेशान करके रखते हैं हमेशा भारत को। और कहीं ना कहीं देखिए जो पैसे जो सकता था, एक अच्छा पैसे जो था व्यापार का एक मार्ग हो सकता था, इसी वजह से हम लोग चाबार बंदर का डेवलप कर रहे हैं ईरान में, ताकि हमें एक पैसेज मिल जाए मध्य एशिया तक पहुंचने का और जगहों तक पहुंचने का। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय स्थिरता को जो प्रभावित करने वाली चीजें उससे भी परेशानी होगी। बात करें व्यापार असंतुलन की, भारत को अपने कुछ प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार असंतुलन का सामना करना पड़ता है, जो इसके आर्थिक विकास और स्थिरता को प्रभावित करते हैं। सबसे ज्यादा इससे परेशानी चाइना से। चाइना हमारे यहाँ माल तो बहुत ज्यादा डंप करता है लेकिन हमारे यहाँ से बहुत कम चीजें खरीदता है। बात करें इसमें कि आगे क्या सुझाव दिया सकता है, क्या रणनीति होगी।
तो निजी निवेश को बढ़ावा देना। निजी निवेश आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है क्योंकि यह उत्पादकता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। सरकार ने व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने, क्रेडिट गारंटी प्रदान करने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई पहले शुरू की है। जब इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे विकास के मार्ग में तेजी आएगी। वही बात करें, हालांकि भारत में व्यापार करने की लागत और जोखिम को कम करने के लिए भूमि की, श्रम की तथा लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है ताकि सस्ते में सारी चीजें उपलब्ध हो सके। जो रेड टेपिज्म वाला कॉन्सेप्ट करता है कि मान लीजिए किसी को कुछ खोलना ही है तो इतना लाल फीता शाही के चक्कर में वो इतना परेशान हो जाता है कि फ्रस्ट्रेट होकर बंदी कर देता है। वही बात करें बढ़ती प्रतिस्पर्धा की, तो भारत को अपने निर्यात में विविधता लाकर, अलग अलग चीजें बनाकर, अलग अलग डिफरेंट चीजें लाकर, अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करके, नवाचार और डिजिटलीकरण यानी कि कुछ नए इनोवेशन लाना पड़ेगा। डिजिटलीकरण तो हमने इसमें आगे बढ़ ही रहे, बढ़ावा देकर क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण करके वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, सरकार ने विनिर्माण को समर्थन देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की, जैसे उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम, मेक इन इंडिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में भी वृद्धि देखी जा रही है। बात करें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों व्यवसाय के लिए, तो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की गारंटी और व्यापार उदारीकरण तथा नियामक सरलीकरण को इन कार्यक्रमों के साथ मिलाकर लागू किया जाना चाहिए कि और आसानी से लोग कंपनियां खोल सके और आसानी से इन्वेस्ट कर सके। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हरित विकास को बढ़ावा देना, भारत ने अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के हिस्से के रूप में अपनी कार्बन तीव्रता को कम करने और अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध किया। सरकार ने हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए हरित बॉन्ड भी पेश किए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक वैश्विक साझेदारी में आप इन्वॉल्व हो रहे हो पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए, प्लस आपका उससे फायदा भी हो रहा है। बात करें, हालांकि भारत के विकास एवं कल्याण के खतरे में डालने वाले पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, जैसे वायु प्रदूषण की बात हो गई, जल की कमी हो गई, अपशिष्ट प्रबंधन की भारत में बात हो गई, जैव विविधता ह्रास की बात हो गई, इससे निपटने के लिए और प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है, यानी कि और प्रयास करने पड़ेंगे। अलग अलग शहरों में देखिए सब बहुत ही दिक्कतें हैं। बात करें अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने की, भारत में एक स्थिर और निम्न मुद्रास्फीति दर बनाए रख सकता है, जिसकी वजह से निवेश तथा विश्वास को प्रोत्साहन मिलेगा और इसकी वजह से क्या होगा, जो भारत उत्पादक क्षेत्रों विशेषकर छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए पर्याप्त ऋण की उपलब्धता हो सकेगी और इससे क्या होगा, ऑब्वियस है कि नए नए छोटे छोटे एमएससी खुलेंगे और एमएसएमई खुलेंगे और बहुत ढेर सारा प्रयास रहेगा, लोग का कंपनियां खुलेंगी, लोग को नौकरियां मिलेगी और ये सारी चीजें क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखेंगी। बचत एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत अपने वित्तीय संस्थानों और बाजारों का विस्तार कर सकता है और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। कल नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप इस YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट भी करिए। चलिए आज आपसे विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को जय हिंद।